हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का कॉस्टिंग का सेकंड चैप्टर जो है, जो कि मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर के ऊपर सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पीस रेट सिस्टम नहीं, टाइम रेट सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस किए थे और मेथड क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्कस किए थे। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी आपको डिस्कस किए थे टाइम रेट सिस्टम का। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में किस तरह से वेजेस पे किया जाता है, रेम्यूनरेशन पे किया जाता है किस तरह से एम्प्लॉय को, उसके अंदर पे क्या क्या मेथड्स और भी अप्लाई होता है, उसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब लिमिटेशन क्या है, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम भी लेंगे, प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके करते रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और एक काम आपको करना है, जो कि अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हमारा जो प्लान है, आपका थर्ड सेम से पहले हम पूरा जो चैप्टर्स आपका थर्ड सेम में उसको कंप्लीट करेंगे, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन दोनों का ही। और उसके बाद हम एमसीक्यू सेशन चलाएंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपका एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ खास तौर से मैथमेटिकल एमसीक्यूज़ जो होगा, उसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग साथ साथ में हमारे साथ साथ में करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बोला था आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, पीस रेट सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम का आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे तो फिर आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं देखे तो फिर जरूर आप देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पीस रेट सिस्टम में किस तरह से हम वेजेस पे करते हैं। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, जो एम्प्लॉय जो वर्कर है वो जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली जितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से, और पर यूनिट एक स्टैंडर्ड रेट होता है उसी के हिसाब से, या अगर डिफरेंशियल रेट सिस्टम हम मेंटेन करें तो जो रेट उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाएगा उस रेट को और जितना क्वांटिटी उसने बनाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वेजेस आ जाएगा। मतलब पीस रेट सिस्टम वाइज क्या होता है कि एम्प्लॉय जितना प्रोडक्शन करेगा उसके साथ पीस रेट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वेजेस आ जाएगा। ये वेरी सिंपल है, इसमें कोई झंझट नहीं है। जितना उसने बनाया उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, इस मेथड के बारे में तो आपको समझ में आया है। अब इस मेथड का बेनिफिट क्या है, मतलब एडवांटेज क्या मिल सकता है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा एडवांटेज क्या है। एक एक पॉइंट आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एडवांटेज क्या है, पीस रेट सिस्टम अगर हम चलाएंगे तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या एडवांटेज है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईजी है, ईजी एंड सिंपल मेथड है। ईजी है क्यों, क्योंकि भाई इसमें कोई झमेला नहीं है। एम्प्लॉय जितना क्वांटिटी बनाए हैं और पर यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट रेट फिक्स किया हुआ है, उसी के हिसाब से जितना बनाएगा उसके साथ वो रेट मल्टीप्लाई करो और टोटल वेजेस कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें कोई झमेला नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ जो है उसको भी समझ में आएगा, इजीली वर्कर को समझ में आएगा, और जो कॉस्टिंग कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है, उसके लिए भी कोई झमेला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सबमिशन ऑफ कोटेशन। कोटेशन सबमिट करने के लिए ये अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर कोई किसी को हम ऑर्डर के लिए कोटेशन देते हैं, मतलब कुछ क्वांटिटी आपके पास खरीदने के लिए किसी का ऑर्डर आया और आप उसके लिए उसको कोटेशन देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सीधा सीधा आपको पता है कि पर यूनिट लेबर कॉस्ट आपको कितना पड़ता है, क्योंकि पीस हिसाब से आप लेबर कॉस्ट पे करते हैं। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई हम कि जितना क्वांटिटी उनको बेच रहा है, जितना क्वांटिटी बेचने वाले हैं, तो उसके लिए पर यूनिट जो रेट है, मतलब पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो है वो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो फिर कोटेशन देने के टाइम आप इजीली उसको कोटेशन दे पाएंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। डेफिनेटली प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि एम्प्लॉय चाहेगा, वर्कर चाहेगा जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करे उसको ज़्यादा तनख्वाह मिले, ज़्यादा सैलरी मिले। तो अगर ज़्यादा वेजेस अगर उसको मिलना है तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर पीस रेट सिस्टम हम अप्लाई करें तो ज़रूर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, इसी के कारण तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है। रिकॉग्निशन और एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जहाँ काम करने के लिए वर्कर आते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, हर वर्कर इक्वल प्रोडक्टिव नहीं होता है। कोई वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और कोई वर्कर सेम टाइम में कम प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, सेम टाइम में जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा वो कम प्रोडक्शन करेगा। तो इसका मतलब अगर हम पीस रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो जो एफिशिएंट है उसको हम समझ में आएगा कि वो एफिशिएंट है और उसके हिसाब से उसको ज़्यादा पैसा मिले, और जो इनएफिशिएंट है उसको कम पैसा मिले, क्योंकि उसका एफिशिएंसी कम है, उसका प्रोडक्टिविटी कम है तो उसको कम पैसा मिले। तो इसमें क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है वो हम आराम से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है और कौन सा एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है। क्लियर हुआ बच्चे, समझ में आया या दोबारा बोलूँ? दोबारा हम एक बार बोल देते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ एफिशिएंसी का मतलब ये बोला जाता है कि जो वर्कर काम करते हैं उसमें से कुछ वर्कर सेम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और कुछ वर्कर सेम टाइम में कम प्रोडक्शन करते हैं। जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है और जो कम प्रोडक्शन करते हैं वो इनएफिशिएंट है। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हमको पता चल जाता है कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं रिडक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब देखिए टोटल कॉस्ट इसमें एक्चुअल में रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर सेम ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, एम्प्लॉय चाहेगा, वर्कर चाहेगा कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करे उसको ज़्यादा तनख्वाह मिले। तो इसमें क्या होता है, अगर इस ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो एज अ टोटल कॉस्ट वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवर जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो तो फिक्स्ड रहता है। अगर सेम टाइम में फिक्स्ड ओवरहेड आपको उतना ही देना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन अगर बढ़ जाते हैं तो टोटल जो कॉस्ट होता है उसमें फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब जो एक यूनिट का बनाने का जो टोटल कॉस्ट पड़ता है उसमें पर यूनिट घट जाते हैं, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें एक क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? पर यूनिट टोटल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ज़्यादा यूनिट से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? रिडक्शन इन आइडल टाइम तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई अगर एम्प्लॉय बैठे रहे, वो काम ना करे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा ना। वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा, मतलब जितना वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना उसको वेजेस भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय चाहेगा कि हम जितना चाहे प्रोडक्शन करे, तो फिर उसके हिसाब से, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करे उसके हिसाब से उसको ज़्यादा वेजेस मिले। इसलिए वो बैठ के आइडली टाइम नहीं बिताएगा। जितने टाइम वो ऑफिस में रहेगा, मतलब कंपनी में रहेगा, फैक्ट्री में रहेगा, वो चाहेगा अपना काम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा काम करेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो आइडल टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए एम्प्लॉय को तो आपने जैसे ऐसे कर दिया कि ऐसे सिस्टम बना दिया कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फिर इसमें क्या होता है कि वो खुद से ही काम करने लग जाएगा, उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि भाई काम करो, क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर होता तो फिर उनको पता है कि पूरा 8 घंटा बिताए तो पैसा हमको मिल जाएगा पूरा। तो इसमें क्या होगा, अगर 8 घंटा बिताने से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर प्रोडक्शन आपने नहीं किए, मतलब आपने यूनिट आउटपुट आपसे नहीं आया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि उनके पीछे भागने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही
वेजेस ज़्यादा कमाने के चक्कर में प्रोडक्शन के पीछे भागेगा, कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करे, तो खुद ही दौड़ेगा, उसको दौड़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, तो उसमें कंट्रोल करने का आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना काम करते रहेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? ये एडवांटेज आपको पीस रेट सिस्टम में मिलता है। क्लियर? चलिए अब और एक बात है, और एक एडवांटेज है जो कि एनकरेज इनएफिशिएंट वर्कर, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर है। अब देखिए, जो वर्कर एफिशिएंट है, जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो एफिशिएंट होता है उसको जो रेट दिया जाता है पर यूनिट, वो ज़्यादा रेट दिया जाता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा दिया जाता है। और जो कम प्रोडक्शन करते हैं, जो इनएफिशिएंट होता है, उसको तो पनिशमेंट भी दिया जाता है, मतलब उसका जो रेट है वो कम दिया जाता है। तो इस केस में जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी चाहेगा भाई हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हमको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा, ज़्यादा वेजेस मिलेगा, तो इस चक्कर में वो ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि भाई हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तो मतलब वो भी इनकरेज हो जाएगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जब देखेगा वो एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा रेट मिल रहा है, तो उनको भी इच्छा होगी कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो एफिशिएंसी हमारा भी अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर हमको भी अच्छा पैसा मिलेगा। इस चक्कर में वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और काम करेगा और सीख भी लेगा और फटाफट काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, कंपनी के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, चले, और आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आप ये सब जो हम लिखवा रहे हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं, जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है, ये आप कॉपी करके अपने कॉपी में रखेंगे, तो एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा होगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपको 40 में 40 मिलने का चांस मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। अब देखिए, जिसमें एडवांटेज है उसमें डिसएडवांटेज भी है। कोई भी मेथड में अगर एडवांटेज है उसको डिसएडवांटेज भी मिलता है, उसमें भी। पानी पी लेते हैं भाई, इतना ज़्यादा बकबक करते हुए हमारा गला जो है सूख गए हैं, अब थोड़ा सा पानी से उसको भिगा लिए हैं, अब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। अब डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज जैसे है डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि जो वर्कर है वो अपना प्रोडक्शन के चक्कर में, मतलब अपना नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में जल्दी जल्दी भागते हैं, मतलब जल्दी जल्दी प्रोडक्शन के काम पे लग जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो कभी कभार लो क्वालिटी हो जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में रहते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी लो क्वालिटी बन जाता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाते हैं प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाते। ठीक है, अगर कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में आपको पीस रेट सिस्टम सूट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है डिफ़िकल्टी इन अटेंडेंस। अब क्या होता है कि भाई जो अच्छा मतलब अटेंडेंस में, मतलब उसको घंटे के हिसाब से अगर पैसा मिलता तो उनको पता है कि हम ऑफिस जाएंगे तब हमको पैसा मिलेगा, अगर हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो हमको नहीं पैसा मिलेगा, ये तो है ही। अगर इस केस में क्या होता है कि वो रेगुलर ऑफिस आते हैं, रेगुलर फैक्ट्री में आते हैं, क्योंकि रेगुलर आएंगे तो तब उसको पैसा मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि अटेंडेंस में चक्कर प्रॉब्लम क्या होता है, लेट में बाद में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम क्वांटिटी प्रोडक्ट कर देंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे उतना ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होगा, वो इनडिसिप्लिन हो जाएगा, टाइम पे ऑफिस नहीं आएगा, कभी कभार छुट्टी भी मार देगा, क्योंकि उनको पता है कि हम तो एक दिन जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, पैसा तो हमको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, वो इरेगुलर होने का चांसेस रहेगा या टाइम मेंटेन ना होने का चांसेस रहेगा, अटेंडेंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है डैमेज इन मशीनरी एंड मटेरियल्स। अब क्या होता है भाई, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो भागते रहते हैं, तो इस चक्कर में जो मशीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जो मशीन में जितना टाइम उसको चलाना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है
और जो मटेरियल जल्दीबाजी में यूज़ होता है तो मटेरियल भी कभी कभार कुछ वेस्टेज में चले जाते हैं, उसको ध्यान से यूज़ किया नहीं जाते तो फिर वो वेस्टेज में चले जाते हैं। तो अगर ये पीस रेट सिस्टम मेंटेन करे तो ये प्रॉब्लम है कि मशीनरीज़ का और जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, दोनों का ही डैमेज होने का चांसेस रहता है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज और वेस्टेज होने का चांस रहते हैं। क्लियर? क्योंकि जल्दीबाजी में काम करेंगे तो डैमेज होने का चांस तो रहेगा ही। मशीन को ज़्यादा आप काम करवाएंगे, मटेरियल को ठीक से ध्यान से उठाएंगे नहीं तो टूट जाएगा, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये डैमेज होने का चांसेस आपका रह जाते हैं। नेक्स्ट होता है अनहेल्दी कंडीशन ऑफ वर्कर। अब देखिए जो वर्कर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा काम करेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, इस चक्कर में क्या होता है वर्कर रेस्ट नहीं लेते, पूरा दिन काम पे लगे रहते हैं, चाहे तो ओवर टाइम करके भी बैठ के काम करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्कर का जो हेल्थ कंडीशन वो ख़राब हो जाता है, मतलब अनहेल्दी कंडीशन में आ जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो काम ही नहीं कर पाते, उसको फिर छुट्टी लेना पड़ता, मतलब वो फिर उसी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, अनहेल्दी कंडीशन में आते हैं तो फिर वो तबीयत ख़राब हो जाते हैं, फिर घर में बैठ जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ लॉसिंग जॉब। अब कुछ एम्प्लॉयज़ है जो कि इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी क्या करेगा, अपना एफिशिएंसी देखेगा, जो जो वर्कर अपना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी अच्छा है, उसको रखेगा, और जो इनएफिशिएंट है उसको बैठ के तो तनख्वाह नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा, वेजेस नहीं देगा। तो इस चक्कर में कभी कभार क्या होता है कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो थोड़ा बहुत इनएफिशिएंट वर्कर है उसके लिए बड़ी दुश्चिंता हो जाते हैं कि भाई हमारा काम तो नहीं चला जाएगा। तो इसमें और भी वो उनका इनकरेजमेंट जो है वो चले जाते हैं, वो काम करने का इच्छा चले जाते हैं, और वो डरे से रहते हैं कि कभी हमारा काम ना चले जाए। होता ही है, ऐसे काम चले भी जाते हैं, क्योंकि जो काम नहीं कर पाते उसको नहीं रखा जाता है फैक्ट्री में, ये तो सही है। चलिए नेक्स्ट होता है फ्रस्ट्रेशन एमंग अनस्किल्ड वर्कर। सेम चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई जो स्किल लेबर है उनको वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो सीख गए हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उसको रिवार्ड दिया जा रहा है, उसको मतलब प्रमोशन दिया जा रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो इनएफिशिएंट वर्कर है, जो अनस्किल, जिसके पास स्किल नहीं है, वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि हमसे तो काम हो ही नहीं पा रहा है, हम तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, हमको तो रेट कम दिया जा रहा है, जो रेट जो दिया जा रहा है उसमें जो पैसा हमको मिलता है हमारा परिवार नहीं चलते। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो वर्कर अनस्किल्ड है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, तो वो काम पे उसका मन नहीं लग पाते, ये इसमें प्रॉब्लम है। क्लियर है बच्चों, ये इसमें लिमिटेशन और डिसएडवांटेज है। तो अब ये जो पीस रेट सिस्टम है ये कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी जगह पे पीस रेट सिस्टम को हम अप्लाई कर सकते हैं, आपको जस्ट बता दे रहा है, आप नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे क्वालिटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता, मेनली क्वांटिटी में मेनली ध्यान देना पड़ता है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम काम को, मतलब जो प्रोडक्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर पाते, मतलब जो एम्प्लॉय किसने कितना बनाया है अलग अलग से, वहाँ हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ही काम एक ही एम्प्लॉय पूरा करे तभी जाके हम उसको अलग कर पाएंगे, नहीं तो एक ही काम, मतलब एक ही चीज़ बनाने के लिए अगर 10 आदमी को लगाया गया है, एक पार्ट इसने किया, एक पार्ट उसने किया, एक पार्ट और एक बात मतलब व्यक्ति में किया है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है चेन सिस्टम में, तो उसमें आपको पीस रेट सिस्टम देना मुश्किल हो जाते हैं। तो इस केस में टाइम रेट सिस्टम ही सही रहता है। तो जब अलग अलग से एम्प्लॉय का जो काम है उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उस केस में हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो आप आगे चले, फिर हम मैथमेटिकल पार्ट में चले। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतना बक बक करते रह रहे हैं, ये थियोरी मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैथ्स में आ जाए तो सही है। तो चलिए भाई हम थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आपको खुश कर देते हैं, है ना। चले फिर शुरू होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जो पीस रेट सिस्टम है, पीस रेट सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पीस रेट सिस्टम आपका 2 टाइप का होता है। चलिए टाइप ऑफ पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम देखिए, टाइप ऑफ पीस रेट सिस्टम नंबर 1 स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम।
स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नोट कर लीजिए भाई, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, ये दो मेथड है, एक है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में भी आपका अलग अलग है, जैसे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो चलिए फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो अच्छा यहाँ लिख देते हैं पहले, इसके अंदर पे क्या आता है, ए, और भी अलग अलग तरीके से भी होता है। टेलर्स का भी है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और दूसरा होता है जो आपका सिलेबस में एक्चुअल में है, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो दो टाइप, पहले स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये आपका सिलेबस में है, इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका मेथड्स और मतलब फार्मूलाज वगैरह क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आपको लेके आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में चलेंगे। तो पहले हम आते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब हमारे साथ साथ में कॉपी करते रहिए अपना, और साम्स वगैरह जो आप करवाएंगे वो आप अपने साथ साथ में करते रहिए। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में ओएजेस कैसे कैलकुलेशन होगा, टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेशन होगा, चलिए देखते हैं टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेशन होता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में। ठीक है, टोटल अर्निंग और जिसको हम बोलते हैं ओएजेस, टोटल अर्निंग और टोटल ओएजेस इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, आउटपुट इनटू रेट पीस रेट पर यूनिट। आउटपुट का मतलब यूनिट प्रोड्यूस, हम लिख दे रहे हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड। आउटपुट का मतलब यूनिट प्रोड्यूस, जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ पीस रेट पर यूनिट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टोटल अर्निंग आ जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलिए। स्टैंडर्ड रेट रेट पर यूनिट
स्टैंडर्ड वेज रेट, सॉरी वेज रेट, स्टैंडर्ड वेज रेट पर यूनिट ₹10 मान लीजिए। एक्चुअल आउटपुट बाय द वर्कर 1000 यूनिट, अच्छा चलिए 100 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल वेजेस क्या होगा, अब देखिए टोटल वेजेस क्या होगा, तो फॉर्मूला में लगाते हैं। टोटल अर्निंग इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका टोटल आउटपुट कितना है 100 यूनिट्स इनटू पीस रेट पर यूनिट कितना करके है ₹10। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 मतलब ₹1000, ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखिए समझ में आया, क्लियर हुआ। इस तरह से हम स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में वेजेस कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब देखिए हम थोड़ा सा इसी को एक थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आपको जैसे दिया हुआ है कि भाई प्रॉब्लम लेते हैं फिर दिखाते हैं। आवरली रेट मतलब घंटे में कितना दिया जाता है, आवरली रेट ऑफ वेजेस ₹75 मान लेते हैं, घंटे में उसको 75 रुपीज़ दिया जा रहा है। और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 1 यूनिट के लिए, दिया गया है मान लीजिए 4 मिनट्स, ठीक है। आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर इन ए वीक मान लेते हैं एक हफ्ते में उसने प्रोडक्शन किए हैं, एक 1 वीक या एक दिन में, इन ए डे प्रोडक्शन किए हैं, इन ए डे प्रोडक्शन है आपका जो वर्कर है उसका प्रोडक्शन है 140 यूनिट, ठीक है, 140 यूनिट्स उसने बनाए हैं। अब पूछा गया है टोटल वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम में इक्वल टू क्या होगा, आपको पूछा गया है कितना होगा, आपको ये कैलकुलेशन करना है। आप कैसे करेंगे, अब देखिए आपको पीस रेट पर यूनिट नहीं बोला गया है, लेकिन आवरली रेट जो है वेज रेट, वो स्टैंडर्ड जो आवरली रेट है वो दिया गया है, और स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना किया गया है, 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 4 मिनट दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि उसने जो एम्प्लॉयज़ है जो वर्कर है उसने 140 यूनिट्स बनाए हैं, तो आपको पीस रेट के सिस्टम में उसको स्ट्रेट पीस रेट के सिस्टम में कितना वेजेस देना है, मतलब उसका वेजेस कितना होगा वो कैलकुलेशन करना है,
समझ में आया? प्रॉब्लम को समझ में आया? अब हम कैसे आगे बढ़े ये अब देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहला काम ये है कि भाई पीस रेट तो हमको दिया नहीं है, तो पीस रेट हमको निकालना है, क्योंकि पीस रेट पर यूनिट हमको नहीं दिया गया, आवरली रेट दिया गया। तो पीस रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फास्ट काम क्या होगा, देखिए 1 घंटे के लिए आपको 75 रुपीज़ दिया जा रहा है, और 1 घंटे के लिए 1 घंटे में आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना है, अगर हम निकाल ले, फिर उसके बाद उससे टोटल जितना पैसा दिया जा रहा है 1 घंटे के लिए उस यूनिट से डिवाइड कर दे तो पर यूनिट पीस रेट आ जाएगा, है कि नहीं? तो फिर उसके लिए आगे धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला काम ये होगा कि आवरली स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से आप साथ साथ में हमारे साथ में कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट है, देखते हैं कितना होगा। भाई देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट, तो एक बनाने के लिए आपको 4 मिनट दिया गया है, तो 60 मिनट में आप कितना बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 यूनिट्स आ गया ना। तो 1 घंटे में आप कितना बनाते हैं, 15 यूनिट्स बनाते हैं, और 1 घंटे के लिए आपको कितना वेजेस दिया जाता है, 75 रुपीज़ दिया जाता है। तो पर यूनिट मतलब पीस रेट पर यूनिट फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पीस रेट पर यूनिट, पीस रेट पर यूनिट क्या होगा फिर, 75 रुपीज़ 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में आप 15 यूनिट बनाते हैं। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 75 रुपीज़ 75 डिवाइडेड बाई 15, तो आगे आपका कितना आया, ₹5 पर यूनिट। तो पीस रेट पर यूनिट आपके पास आ गया ₹5 पर यूनिट, ठीक है। अब आपके पास यूनिट कितना प्रोडक्शन किया हुआ है, वर्कर कितना प्रोडक्शन किए हैं, 140 यूनिट प्रोडक्शन किए हैं, तो उसको टोटल वेजेस कितना देना है, कैलकुलेट करें। तो आपके पास जो चाहिए था, मतलब रेट पर यूनिट, पीस रेट पर यूनिट आपके पास आ गए हैं, तो अब आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, तो टोटल अर्निंग और टोटल वेजेस, टोटल अर्निंग और वेजेस ऑफ, और छोड़िए ऐसे कीजिए, टोटल अर्निंग और वेजेस इक्वल टू, फॉर्मूला बैठाएं, क्या होगा, आउटपुट इनटू रेट, मतलब पीस रेट पर यूनिट, ठीक है। तो फिर टोटल आउटपुट कितना हुआ है, देखिए 140 हुआ है, रेट पर यूनिट कितना है, ₹5 आपने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए 140 इंटू 5, ठीक है, तो हो गया रुपीज़ कितना, 700, ठीक है बच्चों। समझ में आया, क्लियर हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर हुआ, ठीक है। चले फिर आगे बढ़े, चलिए अब हम देखेंगे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। जैसे पहले किसके बाद बताया हमने, टेलर सिस्टम बताया, तो पहले देखते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टेलर का क्या फॉर्मूलाज वगैरह है, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए फिर देखते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसके अंदर फास्ट जो था ए में, उसी को पहले डिस्कस करते हैं। क्या था, टेलर्स डिफरेंशियल
पीस रेट सिस्टम। ठीक है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। चलिए फिर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेशन होता है। उससे पहले टेलर्स ने क्या किया, इसने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कैसे उसने रेट प्रोवाइड किया, मतलब रेट कितना दे रहा है, किसको कितना रेट दे रहा है, उसके बारे में टेलर ने बताया है। वो चीज़ आपको पहले क्लियर कर लेना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, तो रेट प्रोवाइडेड, रेट क्या प्रोवाइड होता है टेलर के हिसाब से, किस तरह से रेट प्रोवाइड किया जाता है। जो वर्कर एफिशिएंट है और जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसके हिसाब से किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया कि किसको कितना रेट, नॉर्मल रेट या नॉर्मल से ज़्यादा या कम कैसे दिया जाएगा, वो उसने बताया है। चलिए देखते हैं फिर। एफिशिएंसी एफिशिएंसी और रेट प्रोवाइडेड। अब इस तरह से लिख लीजिए अपना कॉपी में, एफिशिएंसी लेवल और रेट क्या दिया जाएगा। अब देखिए, एफिशिएंसी अगर बिलो 100% होता है, मतलब बिलो 100%, एफिशिएंसी बिलो 100%, मतलब 100% के नीचे अगर उसका एफिशिएंसी होता है तो क्या रेट मिलेगा उसको, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगर उसका एफिशिएंसी 80% 100% से नीचे है, मतलब स्टैंडर्ड से नीचे है, तो उसको 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। मतलब स्टैंडर्ड के नीचे होगा तो 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। अगर उसका जो एफिशिएंसी 100% एट, मतलब 100% और अबव होता है, इसका मतलब 100% या उससे ज़्यादा अगर एफिशिएंसी लेवल होता है तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसका एफिशिएंसी एट 100% मतलब 100% हो, मतलब स्टैंडर्ड हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट दिया जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके आधार पे, तो इसलिए आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखिए धीरे धीरे हम पूरा क्लियर कर देंगे आपको, कैसे कैलकुलेशन होगा वो देख लीजिए आप। पहले कैलकुलेशन कैसे होगा, एफिशिएंसी तो हम बोल दिए हैं, तो एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, तो आप देखते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। दिखाई दे रहा है भाई, हम थोड़ा सा हट जाए, दिखाई दे रहा है। चलिए, एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट और प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आउटपुट जो कंपनी ने, जो फैक्ट्री ने स्टैंडर्ड करके रखे कि भाई इतना तुमको बनाना ही है, और तुमने कितना बनाया, 1 घंटे में या 2 घंटे में कितना तुमने बनाया और कितना बनाना था, उस हिसाब से इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट बोला जाता है, जो स्टैंडर्ड करके दिए हैं, और तुमने कितना बनाया है वो है एक्चुअल आउटपुट इनटू 100। तो इस तरह से आपका एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो एफिशिएंसी आएगा वो अगर 100% से नीचे होता है तो आपको 80% ऑफ नॉर्मल रेट, अगर 100% से ऊपर होता है तो आपको, या 100% होता है तो आपको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। मतलब एक तरफ से टेलर ने बिल्कुल जिसने अच्छा काम किया उसको रिवार्ड दे दिए, और जिसने अच्छा नहीं किया, मतलब थोड़ा लो प्रोडक्शन कर दिया, उसको नॉर्मल प्राइस भी नहीं दिए, उसको बिल्कुल पनिशमेंट दे दिया। मतलब
बहुत ज़्यादा पनिशमेंट हो गया, मतलब जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो थोड़ा सा मतलब नाराज़ हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि उनको ये अगर होता कि भाई नॉर्मल रेट कम से कम मिले तो वो खुश रहते, लेकिन टेलर ने बोला भाई अगर तुम काम करो तो रहो, अगर नहीं करो तो तुमसे मतलब हमारा मतलब नहीं है, तुमको हमारा ज़रूरत नहीं है, नहीं काम करो तो रेट कम मिलेगा, तो ऐसे ही तुमको भगना पड़ेगा। तो इसलिए जिसने अच्छा काम किया उसको रिवार्ड दिया और जिसने प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड कर दिया उसको बिल्कुल पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, ये है टेलर का सिस्टम। तो फिर इस हिसाब से वेजेस कैसे कैलकुलेशन होगा, चलिए देख लेते हैं। टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेशन होगा। टोटल वेजेस, टोटल अर्निंग और वेजेस, वेजेस और अर्निंग मतलब टेलर सिस्टम में अर्निंग इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। ध्यान देना है आपको, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से करना है। एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट, पीस रेट, रेट प्रोवाइडेड, क्योंकि रेट अलग अलग होगा, एफिशिएंसी के हिसाब से रेट अलग अलग होगा। ठीक है, टोटल वेजेस और अर्निंग इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट, पीस रेट प्रोवाइडेड, जो पीस रेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला अपना कॉपी में कॉपी कर लीजिए और फिर हम एक दो प्रॉब्लम लेंगे, लेके आपको सॉल्व करके अभी दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद हम मेरिक्स उसके बाद करेंगे। पहले इसको दो चार साम्स आप इसके ऊपर हम करें, फिर आपको समझाएं, फिर उसके बाद हम मेरिक्स में चलेंगे। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। अब हम प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि भाई यहाँ पे थोड़ा कंडीशन आपको बता दिए गए हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का। देखिए इसमें बोल दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ टू वर्कर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई का दो वर्कर है, उसका टोटल अर्निंग कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोल दिया आपको 1000 यूनिट्स, नॉर्मल रेट पर यूनिट बोल दिया आपको ₹2, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स ने किया है 800, वाई ने किया है 1200। तो यहाँ बोला गया डिफरेंशियल ओएज रेट जो है अप टू 100%, मतलब स्टैंडर्ड तक होगा तो उसको नॉर्मल रेट मिलेगा, मतलब नॉर्मल जो प्राइस है वो मिलेगा, और अबव 100% एफिशिएंसी होगा तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। ठीक है, ये है आपके सामने प्रॉब्लम। तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा काम क्या होगा, हम पहले इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। एफिशिएंसी के हिसाब से उसको रेट प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए पहले हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलिए एफिशिएंसी आप भी साथ साथ में करते रहिए। एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। तो देखते हैं फिर एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे हम एक एक करके निकाले। पहले एक्स का कितना एफिशिएंसी है देखते हैं। एक्स का देखिए आउटपुट है 800, है ना, 800 एक्स का आउटपुट है 800, दिख रहा है आपको 800 एक्चुअल आउटपुट है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 1000 है, तो पहले 1000 लिखते हैं इनटू 100। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आ जाएगा आपके पास 80%। ठीक है, 80% दिखाई दे रहा है भाई आपको। चलिए नेक्स्ट है देखिए वाई का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। वाई का क्या होगा, वाई का आउटपुट देखिए 1200 है, एक्चुअल आउटपुट 1200 है, तो 1200 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1000 है,
इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा 120%। देखिए काट दीजिए, 0 0 काटेगा, 0 0 काटेगा, 1 0 यहाँ काटेगा तो 120 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए 0 0 काटेगा, ये 0 0 काट दीजिए, फिर ये 0 काट जाएगा, 80% आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? क्लियर हुआ भैया? आगे बढ़े। इस तरह से हमने ये परसेंटेज निकाल लिया। अब देखिए एफिशिएंसी हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करना है, अब रेट, किसको रेट क्या मिलेगा वो कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखिए लिख लेते हैं। तो रेट x को कितना क्या रेट मिलेगा, y को क्या रेट मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। जैसे वर्कर, फिर एफिशिएंसी और रेट प्रोवाइडेड, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए वर्कर x, जो वर्कर x है, हम ऊपर थोड़ा करते हैं आपको दिखाई देगा, जो वर्कर x है, x का एफिशिएंसी कितना है, x का एफिशिएंसी आपका 80% है। अगर एफिशिएंसी 80% है तो प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला था, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में क्या बोला है, अगर 100% से नीचे, मतलब अप टू 100% उसको नॉर्मल रेट मिलेगा, मतलब 100% तक, लेकिन उनका जो एफिशिएंसी वो 80% है, तो इसका मतलब है 100% तक उसको तो नॉर्मल रेट मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर वो 80% करे, उससे कम करे, उसको मतलब 100% करे या उससे कम करे, फिर भी उसको नॉर्मल रेट मिलेगा। तो इसका मतलब है उसको जो रेट मिलेगा, रेट प्रोवाइडेड जो होगा वो हो जाएगा नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब यहाँ दिया हुआ है आपको, देखिए नॉर्मल रेट आपको दिया है ₹2 पर यूनिट, तो ₹2, तो नॉर्मल रेट हो गया ₹2, ठीक है। प्रोवाइडेड पर यूनिट लिख देते हैं यहाँ, पर यूनिट, ठीक है। ₹2 करके अब दिखाई दे रहा है, ₹2 करके उसको रेट प्रोवाइड किया गया है। क्लियर। फिर y को क्या रेट प्रोवाइड किया गया है, y का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 120%। तो इसका मतलब है 100% एंड अबव, मतलब 100% से ज़्यादा है। तो अगर 100% से ज़्यादा है तो उसको क्या रेट मिलना चाहिए, 120% रेट मिलना चाहिए। तो अबव 100% होगा तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। तो इसका मतलब रेट क्या होगा, ₹2 इंटू 120%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ₹2 इंटू 120%, तो हो जाएगा ₹2.40। ठीक है। क्लियर। रेट कितना प्रोवाइड हो वो आपको पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल वेजेस कितना मिला वो कैलकुलेशन करना है। चलिए देखते हैं फिर। टोटल वेजेस और अर्निंग, टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड, मतलब पीस रेट, जो पीस रेट प्रोवाइडेड। तो देखिए एक्चुअल आउटपुट, अब हम ऊपर चलेगा, पहले x का निकाले फिर y का। देखते हैं x का एक्चुअल आउटपुट कितना है। देखिए x का एक्चुअल आउटपुट है 800 और y का है 1200। तो पहले x का लिखते हैं, x का एक्चुअल आउटपुट 800 है वो लिखते हैं, इसका कितना है 1200 है। तो इनटू रेट प्रोवाइडेड, x को क्या रेट प्रोवाइड किया गया है ₹2, तो यहाँ लिखेंगे ₹2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। और y का क्या रेट प्रोवाइड किया गया है ₹2.4, तो ₹2.40। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 800 इंटू 2 करेंगे तो इनका आ जाएगा कितना रुपीज़, टोटल वेजेस 1600 आ जाएगा। ठीक है। और इसका कितना आएगा 1200,
इंटू 2.4, तो 1200 इंटू 2.4 कितना आएगा 2880 रुपीज 2880। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। आप देखिए एक ही टाइम पे दोनों ने काम किया, लेकिन देखिए कि इसको मिला 2880 और इनको मिला 1600। और दूसरी बात है क्यों हुआ, क्योंकि इसने प्रोडक्शन कम किए हैं, इनका एफिशिएंसी कम है, तो एफिशिएंसी कम होने की वजह से उसका वेजेस कम हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, पिक्चर क्लियर हो गया है। चलिए फिर हम आगे बढ़े, चलिए और एक शाम देखते हैं, करके आपको दिखाते हैं। चलिए आप यहाँ देखिए, ये प्रॉब्लम आप देखिए, ये एक्चुअल में टेलर का जो रूल्स है, टेलर का रूल्स जो है उसको फॉलो करते हैं। ये साम्स में आप टेलर्स का रूल्स फॉलो करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें भी सेम तरीके से काम पे आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह से हमने वो शाम में किया था, इस शाम में भी ऐसे ही काम करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम, आप लोग भी पढ़िए, प्रॉब्लम को देखिए क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेवल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लेवल निकालना है, एंड एप्लीकेबल पीस रेट फॉर ईच ऑफ वर्कर्स, मतलब पी क्यू आर का क्या पीस रेट देना है वो कैलकुलेट करना है, और फिर टोटल कितना वेजेस होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या आपका ना एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होगा, ये पूरा शाम जिस तरह से आपको दिया जा रहा है ऐसे नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही शाम का कोई पार्ट जैसे एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा आपको, पीस रेट क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो कैलकुलेशन करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको पार्टली क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप पूरा शाम्स को अगर तरीके से सीख ले, कर ले, तो आपको पार्ट क्वेश्चन अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हम कुछ पार्ट क्वेश्चन ना करवा के पहले आपको फुल कंप्लीट क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, उसके बाद जो एमसीक्यू में पार्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आते हैं जनरली, उसी टाइप का प्रॉब्लम लेके फिर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद जब एमसीक्यू सेशन चलाएंगे तो एमसीक्यू में जिस तरह से क्वेश्चन पार्ट पर ली आपको आएगा उसको आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल समझते रहिए कि जो भी क्वेश्चन आए उसको छोड़ना नहीं, आंसर करके ही आना है और 40 में 40 मार्क्स लाना है। ठीक है बच्चों, चले हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फटाफट शाम्स करवाते हैं और आप लोग करते रहिए अपना कॉपी में। ठीक है बच्चों, चले फिर, चलिए इसमें क्या बताया गया आप देखिए। बोला गया है कि 8 आवर्स का एक दिन में PQR ने प्रोडक्शन किया 180, 200, 240। अब बोला गया है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 25 यूनिट पर आवर, हर घंटे में 25 यूनिट करके बनाया जाएगा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और नॉर्मल आवर्ली रेट बोल दिया गया आपको 75। ठीक है, डिफरेंशियल वेज रेट क्या है, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड से नीचे 100% से नीचे अगर प्रोडक्शन होता है तो उनको 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। मतलब टेलर का जो रूल्स है, जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टेलर जिसने बताया उसके हिसाब से, और स्टैंडर्ड एंड अबव होगा तो 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब हम धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बकबक कर लिया हमने, गले सूख गए हैं, थोड़ा सा इसको भिगा लेते हैं। आप भी पानी पीते रहो, है ना, और पढ़ाई करते रहो। चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला काम क्या होगा, आपको देखिए यहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर में दिया है, लेकिन आपको 8 घंटे में एम्प्लॉय ने कितना कितना प्रोडक्शन किए हैं वो बताया दिए हैं। तो इसका मतलब है पहला काम क्या होगा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स कितना होगा वो कैलकुलेशन कर लेना होगा। चलिए फिर करते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आप भी साथ साथ में कीजिए, स्टैंडर्ड आउटपुट आउटपुट इन 8 आवर्स। ठीक है, कितना होगा, देखिए 25 यूनिट पर आवर में है, तो 8 घंटे में कितना होगा, 8 × 25,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 यूनिट्स। ठीक है, हर घंटे में 25, तो 8 घंटे में कितना बनाएगा 200 यूनिट्स बनाएगा। अब आते हैं कि भाई एफिशिएंसी क्या होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल आपका दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। एफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। ठीक है बच्चों, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम पी क्यू आर का निकाल लेते हैं। पी का एफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट 180 है और आपका 200 जो है वो आपने निकाल लिए हैं, 200 है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, तो इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 90% आ रहा है कि नहीं, 90% आ रहे हैं। Q का कितना होगा, देखिए Q का एक्चुअल आउटपुट कितना है 200 है, और हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 200 है, इंटू 100। अब देखिए ये कितना आ गया 100% आ गया। फिर R का देखिए, R का एक्चुअल आउटपुट कितना है 240 है, और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 200 है, इंटू 100, तो फिर कितना आएगा 120%, है कि नहीं। ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 120% आ जाएगा। एफिशिएंसी भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब क्या करना है, आप देखिए एक बात यहाँ पे और बाकी है, जो कि नॉर्मल रेट भी आपको नहीं बताया गया, नॉर्मल पीस रेट आपको नहीं बताया गया, लेकिन आपको क्लू तो दिया गया है कि कैसे आप कैलकुलेट कर ले। अब देखिए 1 घंटे में कितना बनाते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर कितना है 25 है, और 1 घंटे में आपको वेजेस कितना दिया जा रहा है 75 दिया जा रहा है। तो नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट फिर कितना होगा 75 रुपीज़ आपको 1 घंटे में दिया जा रहा है 75, और 1 घंटे में आपको स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ₹3। क्लियर है भैया, क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे चले। तो आपका पहला काम क्या था, स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद क्या काम था, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेना। फॉर्मूला आपको लिखवा दिए हैं तो आपको पता है, तो एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या काम था, नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना था, क्योंकि 75 रुपीज़ आपको 1 घंटे में दे रहा है और 1 घंटे में आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है 25, तो 75 रुपीज़ को 25 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट 3 रुपीज़ करके आपका नॉर्मल पीस रेट आ गया है। अब हमको कैलकुलेट करना है रेट किसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कौन सा रेट किसको दिया जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब रेट किसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, हम एक ही लाइन में आपका देखिए सॉल्व कर देते हैं। पहले वर्कर ऐसे स्ट्रक्चर बना के कर देते हैं, वर्कर कौन कौन है, फिर एफिशिएंसी क्या एफिशिएंसी है इनका, फिर पीस रेट प्रोवाइडेड, और टोटल अर्निंग। ठीक है, तो पीस रेट तो आपको दिया जाएगा, यहाँ पे प्रोवाइडेड हमने कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ टोटल अर्निंग का मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होगा टोटल अर्निंग का मतलब, टोटल अर्निंग का मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। ठीक है,
एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। तो अब हम वर्कर P Q R तीनों का एफिशिएंसी क्या है, इसका है 90%, इसका है 100%, आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, और इसका है 120%। क्लियर, इतना तक आपको समझ में आया। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं कि आपको दिखाई दे यहाँ, ठीक है, हम साइड हो गए, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए फिर आपको तो बोर्ड देखना ज़्यादा ज़रूरी है, हमसे भी बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड में लिखा है वो आपको कॉपी करना है, देखना है, तो इसलिए हम हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो फिर पीस रेट क्या प्रोवाइडेड होगा, जिसका 90% प्रोडक्शन है। आपको क्या बोला गया था, अब एक बार प्रॉब्लम के आपको ले जाते हैं। यहाँ बोला गया जिसका स्टैंडर्ड से नीचे आउटपुट है, मतलब स्टैंडर्ड से नीचे एफिशिएंसी है, उसको 80% दिया जाएगा, और जो स्टैंडर्ड में है और उसके ज़्यादा है उसको 120%। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए कि P जो है उसका जो एफिशिएंसी है वो बिलो स्टैंडर्ड है, तो उसको क्या रेट मिलेगा, चलिए उसको मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट, मतलब ₹3 इंटू 80%, ठीक है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 2.40। फिर ₹2.40, ₹2.40। फिर देखिए Q का 100% है, तो 100% है और उसके अबव होगा तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। तो यहाँ कितना होगा रेट, ₹3 इंटू 120%, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 120%, ₹3.60। फिर इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि इनका भी मोर देन 100% एफिशिएंसी है, तो इसका भी 120% रेट मिलेगा। तो कितना होगा, इसका भी होगा 3.60। ठीक है बच्चों, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट भी लिख देते हैं, एक्चुअल आउटपुट, तो आपके सामने रहेगा तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना कितना है, 180, 200, 240, ठीक है ना। एक्चुअल आउटपुट 180 है, इनका है 200 और इनका है 240। तो आपको बताया कि टोटल अर्निंग जो है वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। टोटल अर्निंग जो है, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये जगह थोड़ा सा खाली कर देगा, है ना। चलिए ठीक है, टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेशन होगा, फिर एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। तो एक्चुअल आउटपुट 180, चलिए पहले 180 इंटू रेट कितना प्रोवाइड किया गया है, ₹2.40, ₹2.40 दिखाई दे रहा है भाई आपको, ठीक है। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 180 इंटू 2.4 कितना आया, 432, तो ₹432। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। फिर Q को कितना मिलेगा, Q का जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट 200 है, इनटू रेट कितना प्रोवाइड किया गया, 3.60, तो फिर इसका कितना होगा, 200 इंटू 3.6, तो हो जाएगा 720, इसका हो जाएगा ₹720। ठीक है, ₹720, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फिर
लास्ट में कि आर का कितना होगा, आर का आउटपुट कितना है देखिए 240, एक्चुअल आउटपुट 240 है, रेट प्रोवाइड किया गया है 3.60, तो 240 इंटू 3.6, ठीक है, ये आ गया 864 रुपीज़ 864। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने पूरा जितना जो पहले क्या किया, हमने पहले स्टैंडर्ड आउटपुट निकाले, उसके बाद एफिशिएंसी निकाले, उसके बाद रेट प्रोवाइडेड मतलब नॉर्मल पीस रेट कैलकुलेट किए, उसके बाद रेट कितना प्रोवाइड हुआ है एफिशिएंसी के हिसाब से, और उसके बाद टोटल अर्निंग एम्प्लॉयज़ का, अलग अलग एम्प्लॉयज़ का PQR का कितना कितना हुआ है वो आपको कैलकुलेट करके बताया। आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो चला के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। तो आज हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम लेके आपको डिस्कस करके बताएंगे, और साथ साथ में मेरिक्स का जो मेथड्स है, मेरिक्स का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, उसका जो फार्मूलाज वगैरह है वो बताएंगे, और साथ साथ में सम्स करवा के हम आप इस चैप्टर ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम MCQ सेशन स्टार्ट करेंगे। आपका जो 2 चैप्टर था, 2 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर हमने 1 शॉट में आपको कंप्लीट कर दिए थे, और ये चैप्टर हमने, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, और एक लेक्चर बनेगा जिसमें और कुछ प्रॉब्लम, हम बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और ख़त्म करेंगे। उसके बाद MCQ सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आपको पूरा MCQ करवा के कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते रहिए, तो आपको हेल्प मिलेगा। आपका जो सेमिस्टर 3 है उसके लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, और ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।